और आज वाराणसी जाएंगे पीएम मोदी। आपको बता दें, पीएम मोदी का चुनाव जीतने के बाद वाराणसी का ये पहला दौरा रहने वाला है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी काशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगे, किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी करेंगे और 20,000 करोड़ की 17वीं किस्त जारी आज प्रधानमंत्री करने वाले हैं। तो आज वाराणसी जाएंगे पीएम मोदी। ये जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आई है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव जीतने के बाद पहली बार वाराणसी का दौरा करने वाले हैं और पीएम आज पहली जो है 17वीं किस्त जारी भी करने वाले हैं और किसान सम्मेलन में भाग भी आज प्रधानमंत्री लेंगे। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के बनने के बाद नरेंद्र मोदी पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आज पहुंचेंगे। पीएम मोदी किसान सम्मान सम्मेलन में भाग भी लेंगे। हर हर महादेव। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं। पीएम मोदी के दौरे की शुरुआत किसान सम्मेलन से होगी। इसके बाद काल भैरव मंदिर और बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करेंगे और शाम में दशाश्वमेध घाट पर मां गंगा का पूजन करेंगे। फिर मां गंगा की आरती में भी शामिल होंगे। पीएम मोदी का ये दौरा पूरी तरह से किसानों को समर्पित है। पीएम मोदी मंगलवार शाम करीब 4:30 बजे एयरपोर्ट पहुंचेंगे। हेलीकॉप्टर से मेहंदीगंज सभा स्थल जाएंगे। किसान संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम मोदी। देश के 9 करोड़ 60 लाख किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि जारी करेंगे। डीबीटी के तहत 20,000 करोड़ से ज्यादा की 17वीं किस्त ट्रांसफर करेंगे। तीसरी बार शपथ लेते ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि उन्होंने स्वीकृत किया, उसकी किस्त भेजने का काम किया और प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रथम आगमन पर उन्होंने किसानों को संबोधित करने की इच्छा जाहिर किया है। उसकी हम लोगों ने तैयारी किया है। किसानों के बीच में उनका आगमन हो रहा है और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद काशी आ रहे हैं, तो हम सब लोगों के लिए यह हर्ष की बात है, गर्व की भी बात है। पार्टी ने भी स्वागत की पूरी तैयारी किया है और किसान निश्चित तौर पर उनके साथ बैठेंगे, तो किसानों का जो मार्गदर्शन करेंगे तो उनके लिए भी अच्छा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के पीएम के तौर पर शपथ लेने के बाद पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं। पीएम मोदी किसानों से संवाद भी करेंगे। किसानों के उगाए उत्पादों को देखने स्टॉल पर जाएंगे। 21 प्रगतिशील किसानों से मुलाकात करेंगे। इस दौरान सभी किसान भगवा टोपी में नजर आएंगे। किसानों और महिला समूह को 300 आवास देंगे। 167 किसान सखी को प्रमाण पत्र देंगे। ये महिलाएं ऑर्गेनिक फार्मिंग करती हैं। वहीं पीएम मोदी के दौरे से पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर का कहना है कि सभी तैयारियां हो चुकी हैं। वहाँ जिस तरह की तैयारी है, 50,000 किसान को ला रहे हैं और उसके बाद स्वाभाविक है बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने का कार्यक्रम है, फिर माँ गंगा की आरती करने का कार्यक्रम है और रात्रि प्रवास भी है। दूसरे दिन सुबह उनको जाना है, प्रस्थान करना है, तो शाम को आना और दूसरे दिन सुबह जाना, ये पूरा कार्यक्रम है। किसान सम्मेलन, बाबा विश्वनाथ का दर्शन और उसके बाद माँ गंगा की आरती। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार मोदी के दौरे को लेकर एक बार फिर से वाराणसी में उत्साह देखने को मिल रहा है। वाराणसी के नमो घाट पर पीएम मोदी की रेत से तस्वीर उकेरी गई। स्थानीय कलाकार का कहना है कि पीएम मोदी मजबूत देश बनाने के लिए बेहतर काम कर रहे हैं। तीसरे टर्म के शपथ लेने के बाद अपने प्रधानमंत्री के स्वागत में यह कलाकृति काशी वासियों की तरफ से समर्पित है। काशी के अपने दौरे में पीएम मोदी विश्वनाथ मंदिर में भी दर्शन करने जाएंगे। भीषण गर्मी में भी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं का आना लगातार जारी है। झुलसा देने वाली गर्मी के बीच विश्वनाथ मंदिर में हाजिरी का नया कीर्तिमान बना है।
मई का रिकॉर्ड टूटने के बाद अब जून का भी रिकॉर्ड टूटने वाला है। यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बहुत अच्छी संख्या बनी हुई है। उदाहरण के लिए जो अभी हमारा मई माह बीता है, जिसमें आप जानते हैं कि 45 प्लस टेम्परेचर रहा इस पूरे माह में, उसमें 61,85,785 श्रद्धालुओं ने एक माह में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर धाम में आकर दर्शन किया है। और अभी जो हमारा जून का महीना चल रहा है, इसमें 14 जून का आंकड़ा मैं नहीं सम्मिलित कर पाया हूँ, 13 जून तक का जो आंकड़ा था उसमें 19,85,000 श्रद्धालुओं ने लगभग दर्शन किए। पीएम मोदी मेहंदीगंज से पुलिस लाइन जाएंगे, जहां से विश्वनाथ मंदिर और काल भैरव मंदिर बाई रोड जाएंगे। इस दौरान मिनी रोड शो की भी झलक दिखेगी। पूरे रास्ते पीएम के स्वागत की तैयारी की गई है। पीएम मोदी भी गाड़ी के अंदर से हाथ हिलाते हुए काशी के लोगों का अभिवादन स्वीकार करेंगे और तीसरी बार उन्हें काशी के सांसद चुनने के लिए आभार जताएंगे। न्यूज़ 18 के लिए वाराणसी से रवि पांडे की रिपोर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी ने केरल की वायनाड सीट छोड़ने का फैसला कर लिया है। राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट पर सांसद रहने का फैसला किया है और अब वायनाड सीट से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगे। प्रियंका गांधी का ये पहला चुनाव रहने वाला है। तो वायनाड सीट छोड़ेंगे राहुल गांधी। आपको बता दें कि इस बार दो जगह से चुनाव उन्होंने लड़ा था, वायनाड से और रायबरेली से, और दोनों जगह से ही जीत दर्ज की थी। ऐसे में एक सीट को छोड़ना था और उन्होंने वायनाड सीट को छोड़ने का फैसला किया है। वायनाड से अब प्रियंका गांधी की एंट्री राजनीति में रहने वाली है। वायनाड सीट छोड़ने के बाद राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, वो आपको सुनवाते हैं। प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेगी, मगर मैं भी पीरियोडिकली वायनाड जाऊंगा और जो वायदे हमने वायनाड को किए थे उनको हम पूरा करेंगे। रायबरेली का पुराना रिश्ता है, काफ़ी खुशी हो रही है कि मैं उनको फिर से रिप्रेजेंट करूंगा, मगर आसान निर्णय नहीं था, मुश्किल निर्णय था क्योंकि जुड़ाव दोनों के साथ है। बड़े सोच समझ के हमने ये तय किया कि वायनाड से खाली सीट पे प्रियंका जी लड़ना चाहिए और इसीलिए हम पार्टी के ओर से और मेरे ओर से उनको धन्यवाद देता हूं कि हमारी बात को उन्होंने रखी है और माना है दोनों ने। इसीलिए मैं आपके सामने आके डिक्लेयर कर रहा हूं कि दोनों एक तो रायबरेली सीट रहेगी और वायनाड में भी वो प्रियंका जी रहने से वहां के लोगों को भी एक हिम्मत मिलेगी। रायबरेली के साथ तो मेरा बहुत ही पुराना रिश्ता भी है और 20 सालों से मैंने काम किया है दोनों रायबरेली और अमेठी में, तो वो रिश्ता तो कहीं मतलब किसी भी तरह से टूट नहीं सकता। उसको कायम रखने के लिए हम दोनों हैं और भैया की मैं मदद रायबरेली में भी करूंगी और जैसे इन्होंने कहा हम दोनों रायबरेली में भी हम दोनों मौजूद होंगे और वायनाड में भी। दोनों को 2 सांसद मिल रहे हैं सिंपल सी बात है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। पोप फ्रांसिस पर किए गए केरल कांग्रेस के ट्वीट पर बवाल मच गया है। तो केरल कांग्रेस ने फिर एक पोस्ट कर माफी भी मांगी है और कहा है कि किसी धर्म का तिरस्कार करना कांग्रेस की परंपरा नहीं है। दरअसल केरल कांग्रेस ने इटली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पोप की मुलाकात की फोटो साझा करते हुए तंज कसा था और लिखा था कि आखिरकार पोप को भगवान से मिलने का मौका मिल गया। तो इटली में पोप से मिले थे प्रधानमंत्री मोदी, जिसकी हम तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर जहां पर केरल कांग्रेस ने तंज कसी थी इस मुलाकात पर और अब माफीनामा भी लिखा गया है और इस पर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है और सोनिया राहुल पर भी हमला किया जा रहा है। एनसीईआरटी के सिलेबस में बाबरी मस्जिद का नाम हटाने को लेकर एक विवाद सामने आया है। एनसीईआरटी की 12वीं क्लास की सामाजिक विज्ञान विषय से अयोध्या विवाद वाले चैप्टर को हटा दिया गया है और नई एनसीईआरटी की किताब में बाबरी मस्जिद का नाम भी हटा दिया गया है और बाबरी मस्जिद के ढांचे को 3 गुंबद वाला ढांचा कहा गया है और इसके चैप्टर को छोटा करके 4 से 2 पेज में किया गया है।
बड़ी खबर आपको बता देते हैं, दिल्ली में भारी जल संकट के बीच आज फिर से बीजेपी की तरफ से बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। दिल्ली में पानी के मुद्दे पर बीजेपी के सभी सांसद अपने अपने क्षेत्रों में प्रदर्शन करने वाले हैं। तो दिल्ली में पानी की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है और इसको लेकर सियासत भी तेज हो गई है और बीजेपी लगातार इस पर हमलावर नजर आ रही है। केजरीवाल सरकार को लगातार घेर रही है और इन सब के बीच दिल्ली में पानी की किल्लत जो है वो लगातार बरकरार है। आज फिर से विरोध प्रदर्शन जो है वो बीजेपी का रहने वाला है। बीजेपी ने जल संकट के बीच आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया है कि उन्होंने साल 2013 में ये वादा किया था कि दिल्ली को 24 घंटे साफ पानी उपलब्ध कराएंगे, लेकिन केजरीवाल का वो वादा 11 साल बाद भी पूरा नहीं हो पाया। आज भी दिल्ली की जनता 2 बूंद पानी के लिए तरस रही है। अरविंद केजरीवाल ने 2013 में दिल्ली के लोगों से वायदा किया कि हम दिल्ली के लोगों को 24 घंटे क्लीन वाटर उपलब्ध कराएंगे। आज 10 साल हो गए हैं, दिल्ली के लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में पिछले 10 सालों में एक भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगा पाया। अब आपको दिल्ली को पानी की कितनी जरूरत है और किल्लत का फर्क भी बताते हैं। दिल्ली में रोजाना 129 करोड़ गैलन पानी की जरूरत है, जबकि 96.9 करोड़ गैलन प्रतिदिन ही मिल पाता है। हर दिन 32.1 करोड़ गैलन पानी की कमी है, यानी दिल्ली में रोजाना 32.1 करोड़ गैलन पानी की कमी है। ये किल्लत हर साल के साथ बढ़ती जा रही है। पानी की इस कमी पर घनघोर राजनीति होती है, लेकिन गर्मी का मौसम खत्म होते ही पानी का मुद्दा खत्म हो जाता है। लेकिन इस बार राजनीतिक पार्टियों के साथ ही दिल्ली वाले भी आर पार के मूड में हैं। आतिशी जो है आती है नहीं, हम ऑफिस कई बार होके आए उनके, बोल के आएंगे हाँ आपकी समस्या सुन लेते हैं, हम आएंगे भेजेंगे, विजय सेरियाल जी को भेजेंगे, बोलते हैं यहाँ के करने वाले, कभी देखने भी नहीं आते वो। उनको जब आना होता है यहाँ पे, जब वोट मांगने आते हैं बस। पानी आ रहा नहीं है, कभी तो एकदम आ जाता है, कभी एकदम चले जाता है। रेता आ रही है, 30 रुपए की बोतलें आ रही है खरीद के, किसी के पास पैसे नहीं है तो मांग मांग के पानी ला रहे हैं। ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं हुई जो अब हो रही है साल भर से। ड्राई कैपिटल बनी दिल्ली में 1-2 जगह जल का संकट हो ऐसा भी नहीं है। दिल्ली के 17 इलाके इस वक्त पानी की भयंकर किल्लत से जूझ रहे हैं। मयूर विहार, संगम विहार, देवली, नजफगढ़, महिपालपुर, ककरोला, उत्तम नगर, गीता कॉलोनी, संजय कैंप, रोहिणी, बेगमपुर, वसंत कुंज, चिल्ला गांव, बेगमपुर, सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी, जहांगीरपुरी। एक दशक से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। हर गर्मी में ये पानी का संकट आता है। ये संकट क्यों आता है? क्योंकि ये प्राकृतिक संकट नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की सरकार द्वारा बनाया हुआ संकट है, ताकि वो अपने भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित कर सके, ताकि वो इलीगल टैंकर माफिया को प्रोत्साहित कर सके। लेकिन माननीय मंत्री आतिशी जी को प्रेस वार्ताओं से फुर्सत कहाँ मिलती है? वो तो सारा दिन या तो हरियाणा पे दोषारोपण करती है, या भाजपा पे दोषारोपण करती है, या खुद अपने दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों पे दोषारोपण करती है। अब समझिए कि दिल्ली में पानी के संकट की असली वजह क्या है। दिल्ली के पास पानी का अपना कोई सोर्स नहीं है, जिस वजह से उसे पड़ोसी राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। दिल्ली में पानी की आपूर्ति हरियाणा की तरफ से आने वाली यमुना नदी, उत्तर प्रदेश की तरफ से गंगा नदी और पंजाब की तरफ से भाखड़ा नांगल बांध से होती है। दिल्ली जल बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली को रोज 129 गैलन पानी की जरूरत है, जबकि यमुना, गंगा और भाखड़ा नांगल बांध से 97 करोड़ गैलन ही आपूर्ति हो पाती है। गर्मी में दिल्ली में पानी की डिमांड और भी ज्यादा हो जाती है और इससे दिल्ली में पानी का संकट गहरा हो जाता है। लेकिन यह संकट खत्म कैसे होगा, इस पर सभी राजनीतिक पार्टियों को बैठकर सोचने की जरूरत है। वहीं पाली के रोहट उपखंड में पानी को लेकर बुरा हाल है। एक तो गर्मी, ऊपर से पानी की किल्लत, लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। आलम यह है कि जैसे ही टैंकर पहुंचता है, लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ती है। देखिए जरा।
ये तस्वीरें हैं पाली के रोहट उपखंड की, जहां पानी के लिए ऐसी ही मारामारी की तस्वीरें सामने आती हैं। लोग एक मटकी पानी के लिए घंटों लंबी कतारों में टैंकर का इंतजार करते हैं और जब टैंकर पहुंचता है तो ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। लेकिन जिम्मेदारों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने को तो गांव की जनसंख्या के मुताबिक टैंकर भेजा जाता है, लेकिन हकीकत तो इन गांव के लोग जानते हैं। आरोप है कि ना तो अधिकारी इस तरफ ध्यान देते हैं, ना ही जनप्रतिनिधियों को समस्या नजर आती है। पानी री बहुत समस्या तो तारा मरेरी खारो पानी है, पियान है नहीं, बच्चा फेंक रही है बारे मरेरिया बच्चा बेड़ी मर रही तरह मती मरे ने पूरी थाक ठाक मरे बचे करा पानी पियान है कौन डॉलेरी पिलाइन लावट। हर साल गर्मी में इस इलाके से ऐसी ही तस्वीरें आती हैं। कलाली गांव के हालात तो और भी खराब है, जहां खुले पड़े टांके से 100 से ज्यादा महिलाएं, पुरुष और बच्चों एक बाल्टी पानी के लिए जुगत लगाते हैं। जिस तरीके से पानी के लिए लोग जंग लड़ते हैं वो किसी हादसे को दावत दे सकता है। पाली से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए श्यामलाल चौधरी की रिपोर्ट। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। आज चीफ ऑफ डिफेंस यानी सीडीएस जनरल अनिल चौहान जम्मू जाएंगे, जहां वो जम्मू में चल रहे एंटी टेरर ऑपरेशन की जानकारी लेंगे। जम्मू में मौजूद नॉर्दर्न आर्मी कमांडर सीडीएस अनिल चौहान को एंटी टेरर ऑपरेशन को ब्रीफ करेंगे और इसके साथ ही सुरक्षा को लेकर सीडीएस हाई लेवल बैठक भी करेंगे। तो जम्मू में सुरक्षा को लेकर उच्च स्तरीय बैठक करेंगे सीडीएस। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जम्मू जाएंगे आज सीडीएस जनरल अनिल चौहान, एंटी टेरर ऑपरेशन की जानकारी वो वहां पर लेंगे। सुरक्षा को लेकर उच्च स्तरीय बैठक सीडीएस आज करने वाले हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा को लेकर जो बड़ी जानकारियां निकलकर सामने आ रही, लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं, इस पर उच्च स्तरीय बैठक आज होने वाली है। इस बीच जम्मू कश्मीर में सुरक्षा से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल जम्मू कश्मीर की सुरक्षा पर एक उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक की है और इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने एजेंसियों को जम्मू में एरिया डोमिनेशन प्लान और जीरो टेरर प्लान के माध्यम से कश्मीर घाटी में हासिल की गई सफलताओं को दोहराने के निर्देश दिए। उन्होंने ये भी कहा कि इनोवेटिव तरीकों से आतंकियों पर कार्रवाई कर एक मिसाल बनने के लिए मोदी सरकार कटिबद्ध है। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर सुरक्षा ग्रिड को निर्देश दिया कि वो जम्मू में आतंकवाद को कुचले और आतंकवाद समर्थकों पर कार्रवाई करें। चिनाब नदी पर बने दुनिया का सबसे ऊंचे रेलवे पुल बनकर तैयार हो गया है। इस पुल पर ट्रेन भी दौड़ी है। ट्रेन का सफल ट्रायल संगलदान से रियासी तक रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। लाइन पर रेल सेवाएं जल्द ही शुरू होंगी। चिनाब नदी से लगभग 359 मीटर ऊपर बना ये पुल दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल है। चिनाब रेल पुल के निर्माण में कुल 30,000 मीट्रिक टन स्टील का उपयोग किया गया है। बंगाल के दार्जिलिंग के पास हुए रेल दुर्घटना में मरने वालों की संख्या 9 हो गई है। कई घायलों का अभी भी अस्पताल में इलाज जारी है। हालात की जानकारी लेने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद घटना स्थल वाली जगह पर कल ही पहुंच चुके हैं। रेल मंत्री ने घटनास्थल पर पहुंचकर अफसरों से घटना के बारे में जानकारी ली है, वहां मौजूद लोगों से बातचीत की है। इसके बाद रेल मंत्री सीधे अस्पताल पहुंचे हैं, जहां वो हादसे के बारे में घायलों से मिले हैं और इसके साथ ही बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी घायलों से मिली है। बंगाल के राज्यपाल ने अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की है। तो इस हादसे में 9 लोगों की मौत बताई जा रही है। घटनास्थल पर रेल मंत्री पहुंचे हैं, घायलों से मिले हैं। रेल मंत्री अस्पताल पहुंचकर अस्पताल सीएम ममता बनर्जी भी पहुंची हैं और घायलों से राज्यपाल ने भी मुलाकात की है। पुरानी दिल्ली के चूड़ीवाला इलाके में एक बड़ा हादसा हुआ है। इलाके में स्थित एक पुरानी संगमरमर वाली मस्जिद अचानक भरभरा कर गिर गई है। बताया जा रहा है कि इलाके में अचानक सड़क धंसने की वजह से ये मस्जिद गिर गई है। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि दूर खड़े लोग इसका वीडियो बना रहे हैं। मस्जिद गिरने के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। जानकारी के अनुसार संगमरमर वाली मस्जिद करीब 10 साल पहले बनी थी। इसे संगमरमर की मस्जिद के नाम से जाना जाता है।
तो पुरानी संगमरमर वाली मस्जिद गिरी है। तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जयपुर से एक बड़ी खबर है, जहां पर जगतपुरा में चोरों के आतंक से लोग परेशान हैं। इंदिरा गांधी नगर के 3 सेक्टर में बीती रात ये वारदात हुई है। घर के बाहर खड़ी गाड़ी से लाइट, बोनट और इंजन का सामान चोरी हो गया है। आज सुबह कार की हालत देखकर पुलिस को सूचना दी गई है। कॉलोनी वासियों ने पूरे इलाके में रात्रि पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग भी की है। चोरों के आतंक से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। आज सुबह कार की हालत देखकर पुलिस को सूचना दी गई है। तस्वीर भी हम आपको कार की दिखा रहे हैं, किस तरीके से कार का जो पूरा आगे का हिस्सा है वो क्षतिग्रस्त किया गया है। इंदिरा गांधी नगर के 3 सेक्टर में बीती रात को ये पूरी वारदात हुई है, जहां पर गाड़ी से इंजन निकाला गया है और चोरों का जो आतंक है उससे लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं और लगातार पुलिस से इन चोरों पर अंकुश लगाने की बात कर रहे हैं। 3 सेक्टर में बीती रात ये वारदात हुई है, जहां पर गाड़ी की हालत से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि घर के बाहर ये गाड़ी खड़ी हुई थी। लाइट, बोनट और इंजन